सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन में वेलकम। पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम की बात करेंगे। इससे हमारे पूरे मुल्क का निज़ाम कनेक्टेड है। इस सिलसिले में आज हमने सहमत की है प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्राम यूएसए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जब से नई हुकूमत आई है तब से जुडिशरी में हर रोज़ एक नया मामला सुनने को मिलता है जिससे आवाम में परेशानी पाई जाती है। आपके मुताबिक जुडिशनल सिस्टम इंसानी ज़िंदगी में कितना अहम है और इसके नेगेटिव असरात एक आम शहरी पर क्या पड़ते हैं, इस बारे में काइंडली गाइड कीजिएगा। मेरे दोस्त, जो आज आपने टॉपिक लिया ये बड़ा सेंसिटिव है और ये टाइमली है। इट इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन एट दिस टाइम। देखिए, एक कौम पहले ही मसाइल से दो चार है, उसे कॉम्प्लिकेशन का हर मामले में करना पड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर जब एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस जुडिशरी की वजह से, इस सिस्टम की वजह से एक आम आदमी पर बहुत गहरा इम्पेक्ट होता है। लोग पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग पहले ही महंगाई से परेशान हैं, कोरोना से। और मेरे निगाह में तो ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर मैं आई एम सेइंग न्यूट्रल, आई एम स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैंने ये देखा है कि इसके इम्पैक्ट ज़्यादा डीप और गहरे एक आदमी की ज़ाहिर पर हर जगह पड़ते हैं। और ये मिलिट्री मार्शल से बुरा है। पूछे क्या? उसमें फिर भी लॉ होता है जिसमें को इक्वेट करते हैं। यहाँ लॉलेसनेस है, यानी कि एक कानून है, उसकी जिस तरह जो मर्जी आए इंटरप्रेट कर ले। रिजल्टेंट ये हो रहा है कि उससे आम आदमी में फ्रस्ट्रेशन हो रही है। लिहाजा इससे पहले कि मैं उसकी डिटेल में जाऊं, मैं पहले थोड़ा सा कुरान शरीफ के बेसिस बताता हूं, ताकि आम आदमी को पता चले कि हम सिर्फ नाम लेना मुसलमान तो नहीं ना, या हम जी ये हो गए, हमारा नाम ये है। नो नो, दैट्स नॉट द थिंग। वहाँ जिस वक्त जाएंगे ना आप, वहाँ कोई हसब नसब कुछ भी नहीं है, ना रंग बू, ना रिश्तेदारी, ना ये कॉस्ट, ना दिस एंड दैट, ना वो फलाना जज था, फलाना जी वकील था। नो नो नो, वहाँ ये कि हर एक अपने अपने सिस्टम में आएगा और वो उसको इस सवाल जवाब करेगा। अल्लाह ताला अपने मुतल्लिक ये कहते हैं, अल्लाह में इतना जस्टिस हैं। आप चले जाएं ये सूरा निसा में, इसकी 40 आयत को पढ़ें। अल्लाह ताला कहता है कि मैं आदमी के हर किस्म के जो रॉन्ग्स होते हैं उसमें अगर वो एटम के मुताबिक भी एक करे ना आई में से गुना, तो मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। एंड देयर इज एनी नो गुड, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है मेरे यहाँ। सिर्फ एक ही है कि गिव द रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल। फिर आगे आया 58 में, ये बड़े गौर करने की बातें हैं। ये आयात खोले ना, क्योंकि जिसे आप ओथ तो उठा लेते हैं और गवाहियां भी दे देते हैं, कुरान शरीफ पर हाथ भी रख लेते हैं और खुद हाथ रख कर और जज भी बन जाते हैं। बड़े आपने इस किताब में से देखो ना, जहाँ आपने जाना है, इसमें बताया अल्लाह ताला ने कि है मेरे बंदे मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ जो मेरे अहकाम के मुताबिक चलते हैं, और वो चाहे मैन हो चाहे वुमन हो चाहे कुछ हो, उनमें जजेस जस्टिस के साथ करते हैं। ये आयात है, मेरी नहीं है। और फिर बताया कि वरली जो उसमें से जो एक्सीलेंट है हमारी टीचिंग, अल्लाह ताला ने बताया वो ये है कि अल्लाह हर एक चीज़ को देख रहा है और सुन रहा है। ये नहीं है कि आप मुझे झूठ बोल दें, मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो सेवियर है वो ही नोज एवरीथिंग। मैं दो एक और आयात पढ़ के फिर मैं असल नुक्ते की तरफ आऊँगा, क्योंकि ये नुकात बड़े अहम हैं। क्योंकि आम आदमी इसको कोई मान ही नहीं देता। मुझे बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, कोई ये ना कहे ये अपनी तरफ से कह देते हैं या यूं नहीं है जी, यूं होना चाहिए था। मेरा सादा सा है। आगे आया इसी में 135 आयात, कहते हैं ओ मेरे बंदे जो मुझ पर यकीन करते हैं और जस्टिस पर ईमान रखते हैं, वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हर चीज़ के मुतल्लिक ईमान से अपनी गवाही दिया करें, चाहे वो गरीब है अमीर है। मेरे यहाँ कोई उसमें कोई तफरीक नहीं। वो फ़कत मैं उनके हार्ट की जो होते हैं ना ख्वाहिशात को देखते हुए देखता हूँ कि कितना जस्टिस के साथ चलते हैं, और उनकी एक एक जो होगी ना विटनेस मैं कबूल करूँगा। और वेल अल्लाह कहते हैं आई एम वेल एक्वेंटेड। आप मुझे, आप तो नहीं जान सकते, जज नहीं जान सकता, कोई मुजरिम नहीं जान सकता। कहते मैं एक्वेंटेड हूँ क्योंकि मेरी अपनी तख्लीक है। इसके बाद दो और आयत आएंगी, 5वीं पैरा में आता है, O you have believed, stand firmly for Allah and be just witness, and let not the enmity and hatred of other make you avoid justice. ओए होए, कितनी बड़ी बात कर दी कि आप हेट्रेड जैसे ना करें। दूसरा ये कह आखिर ये मैं छठे पारा से दे रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने उनको एड्रेस किया, शैल आई सीक
sallallahu alaihi wasallam. Shall I seek a judge rather than Allah? Who is He who has sent down unto you the book Quran Sharif? Those whom we have give this book, script of तौरात वगैरह भी जिनको भेजी गई थी, तो हमने उनको कहा था कि आप इन चीज़ों में डाउट में ना लाएं और फैक्ट के साथ चलें. तो ये तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है, जिस मालिक दो जहां ने इसको बयान किया है उसके मतलब क्या है. तो आप ये पेज नंबर 1 जिस वक्त लगाएंगे ना, तो मेरे दोस्त ये पढ़ लेंगे कि मैंने क्या कहा है. अब आइए कि जिस चीज़ का आपने जिक्र किया था, आज हम करेंगे ये जो है ना, इसका लोग एनालिसिस करते हैं ना, हम सोल्यूशन देते हैं. एंड आई बेट, चाहे कोई भी ये जज है, बार का आदमी है, कोई इंटेलेक्चुअल है, साइकोलॉजिस्ट है, कुछ है, मैं उसको बेट करता हूँ कि मैं आज एक ऐसा एनालिसिस भेज रहा हूँ और इसका साथ सोल्यूशन दूंगा. सोल्यूशन शॉर्टकट भी और लॉन्ग टर्म भी. कोई ये नहीं कह सकेगा जी इनका तो हल कोई नहीं. तो हल तो हर चीज़ क्या है, लेकिन करने वाले तो हम लोग हैं. पहली बात तो ये कि पावर लॉर्ड स्टैंडर्ड है, इसमें पुअर स्टैंडर्ड ही बहुत पुअर है. इस तरीके से मैं इसको यूं कहता हूं, जब मैं इसका एनालिसिस करता हूं ना, मुख्तलिफ किस्म के जो आते हैं, आपकी ये भरी पड़ी है, इस पर रिसर्चें आई हैं, लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनके जजेस का. 100 मैं विटनेसेस आपको इकट्ठे कर देता हूँ जब से ये नई हुकूमत आई है, और उसकी रीज़न बताऊंगा कि होता क्यों है और क्यों हो रहा है, और ये जानबूझकर हो रहा है. ये मैं आपको बता दूं, एवरीथिंग इज इंटेंशनली. एक होता है ना अनइंटेंशनली. कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, लोवेस्ट मोरालिटी स्टैंडर्ड है. उसके बाद ये है कि जो लोग हैं वो जुडिशरी को, उसका जो इम्पेक्ट होता है वो नेशनल मोरालिटी पर पड़ता है. लेकिन एक जज अगर गलत काम कर रहा है तो सब भी गलत करेंगे, क्योंकि जो करने वाला है वहाँ जस्टिस नहीं है, तो मुझे फिर क्या. लेकिन जुल्म खुदा का ये है, जब ये आम आदमी की तरफ जाते हैं तो उसको पकड़ लेते हो, ओ जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई. तो आप कितनी कंटेम्प्टे कर रहे हैं उस कानून की. मैं शर्म नहीं आती आपको इन किस्म के लफ्ज इस्तेमाल करके अपनी स्किन सेव करने की. इनके टेक्निक्स हैं. फिर उसके बाद जुनूनी ये कौम है, तो डिसिप्लिन वगैरह तो है नहीं, बस सुनी सुनाई बेसलेस कल्चर चला आ रहा है. उसका रिजल्ट ये होगा, आज ये चीज़ें जो आपको मामूली नज़र आ रही हैं, आई एम वार्निंग यू, ये कुछ दिनों बाद इतनी सरायत कर गई हैं कि वापस नहीं आ सकती. पूछें क्यों? यस सर. ये जो है, हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट नुकता है कि ये जो दो पार्टियां रही हैं इन पावर, उन्होंने इतना गंद मचाया है कि मैं बताऊं कि उनमें से एक पार्टी जो है ना पंजाब की, उसने कहा कि मैं खुद भी खाऊंगा, आप भी खाओ, मिलजुल कर खाओ और बांट के खाएं. दिस मीन वी डू द करप्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नो बॉडी इज देयर. फिर उसने उस किस्म के लोगों को चुना, उनको अपॉइंट किया. तो ये जो इस वक्त आप अगर देखें ना लाहौर हाई कोर्ट, तो वो तो यूँ है अपॉइंटेड बाय पार्टी. ये तो यूँ नज़र आता है जैसे नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी अपॉइंट की हुई है. उनको कानून का पता ही नहीं है, एक दिन में कुछ, दूसरे में, और ऐसे अजीब व गरीब किस्म के वो डिसीजन करते हैं कि दुनिया हैरान हक्का बक्का हो जाती है. तो मैं जब इसका एनालिसिस करूँगा तो मैं 2-4 चीज़ों को ज़हन में बताऊँगा आपको. नंबर 1, व्हाट इज़ ह्यूमन नेचर विदाउट टेबल नेम लगाओ कि जज कुछ है. नंबर 2, व्हाई दे आर डूइंग, और फिर उसके बाद मैं आपको एक फार्मूला दूंगा. ये मेरा पेज. बिल्कुल सर, मैं भी यही चाहूंगा कि हमारे जुडिशल सिस्टम में कौन कौन सी कबाहतें हैं, काइंडली उस बारे में बताइए. हाँ, हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप. पहली बात तो ये अपने आप को सुपर पावर समझते हैं विदाउट अकाउंटेबिलिटी. जहाँ सुपर पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, उसे कहते हैं अनार्की. ये लफ्ज मेरे सुना दें जो मेरे यार दोस्त, मेरे शागिर्द भी होंगे बहुत से. दूसरा ये है कि हमें ये देखना है कि इसमें ह्यूमन जो नेचर है वो क्या है. पहले दिन से आपको बताया, नफ्से लवामा, नफ्से आइमे से अम्मारा एंड नफ्से मुतमइन्ना. आपको बताया ना, वो लॉ ऑफ नेचर है. कुरान शरीफ में इसका जिक्र है बार बार. रीज़न ये है कि कोई शख्स नहीं कह सकता कि मैं पाक हूँ, कोई शख्स नहीं कह सकता कि मेरे अंदर ये खूबियाँ. आप बेसिकली इंसान हैं. इंसान के बाद आपको तालीम दी जाती है, किसी प्रोफेशन में आते हैं, इंसानी फितरत नहीं ख़त्म होगी. अगर तो आपके अंदर प्रोफेशन एथिक्स है, आप उसको सीखते हैं, आप सेंस इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, कुरान शरीफ को इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो आपका नफ्स हमारा है वो कंट्रोल में होगा. और अगर नहीं तो आप वो ऐसे ऐसे टेक्निक आपको बताएगा चालाकियों के, इस तरीके से गड़बड़ को मैं भी आता हूँ. उस तरह पहली बात फिर इसमें क्या आई
ह्यूमन टेम्पटेशन वारिक में है। अगर ह्यूमन टेम्पटेशन इन जजेस में भी है तो ये तो नहीं ना आप चोगा पहन लें और ये कहने के वी लॉर्ड आ गए खड़े हो जाओ, नहीं, दैट्स नॉट। फिर है ट्रेडिशनल रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जिस तरह ब्रिटिश एम्पायर थी ना कि अब जो है ना बॉस इज अ बॉस, कोई उससे बात नहीं कर सकता, उसको पूछ नहीं सकता, ये सिस्टम उसी वक्त से ये वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के वो नहीं है जजेस काजी जिनको पूछा जाता था खड़े होकर। फिर उसके बाद लॉयल्टी टू द मास्टर, जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है, इसका एनालिसिस करें। जितने भी लोग अपॉइंट हुए हैं पंजाब में खास तौर पर, वो सारे के सारे पॉलिटिकली अपॉइंट हुए हैं। अब दे आर लॉयल टू द मास्टर, भाई उन्होंने फल लगाया तो फल तो उन्होंने उठाना है। तो आप ये कहेंगे जी आप ये क्या कहते हैं मुस्लिम लीग नून को क्यों हर जगह अजीब व गरीब किस्म की छूटें मिल रही हैं। अजीब व गरीब के आदमी की अकल भी उसको मारने को तैयार नहीं। लॉजिकल वो कौन सा मेथड या साइंटिफिक तकनीक है जिसके थ्रू आप इसका हमें सोल्यूशन बताइएगा। हाँ जी, अब ये सोल्यूशन जो है मेरा ये पेज नंबर 2 उठा लीजिएगा, सामने लगा दें। इसमें है कि प्रॉब्लम एनालिसिस। पहले में तो मैं फर्स्ट में जो पेज 2 है वो ये जो आपको सब चीज़ें बताई उसमें बता दें। तो इसमें पहले ये आता है कि प्रॉब्लम एनालिसिस होता कैसे है। आप वो प्रॉब्लम अपने सामने रखेंगे, मतलब आप कह रहे हैं जुडिशरी ये प्रॉब्लम, फिर उसमें आप देखेंगे 4 फैक्टर होंगे, 6 फैक्टर। हु, कौन है वो शख्स, वो कहाँ है, वेयर, किस ओहदे पर है, व्हेन वो अपॉइंट हुआ है, व्हाई ही इज डूइंग सो, एंड हाउ ही इज वर्किंग इम्पैक्टिंग ऑन द पीपल, और किन लोगों पर इसके असरात हो रहे हैं। जब ये 6 फैक्टर यूं निकालेंगे बाहर तो उसमें से इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में फैक्टर एनालिसिस एंड जॉब एनालिसिस। तो जब आप इन चीज़ों को फैक्टरों को एनालिसिस करते जाएंगे और जॉब को देखते चले जाएंगे तो नीचे अंधाधुंध नुकात निकल आएंगे, ये वजह, ये वजह, ये वजह, ये वजह, ये वजह। ये तो है साइंटिफिक फार्मूला, साइकोलॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल। ये मेरे घर का नहीं है, ये आई हैव वर्कड ऑन दिस। मतलब कितने सालों के बाद आई हैव बीन एबल टू डेवलप दिस एंड दिस हेल्प मी इन माय लाइफ। आप कोई भी इशू ले आए, आप अपना बता दें, मैं देखूंगा वो आप कौन है, मैं आपकी केस हिस्ट्री में ले चाहिए होगी, चेहरा तो नहीं मैंने देखना। फिर आके आप कहाँ पर हैं, झांके हैं, किस जगह पर हैं, क्या काम कर रहे हैं। फिर मैं देखूंगा किस वक्त का है, बात आज की हो रही है कि आज से जो पहले जिसको आपको अपॉइंटमेंट किया था उस वक्त की हो रही है। फिर आपका मैं देखूं ये आदमी ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे वो कौन सी पावर है जिसकी वजह से ये कर रहा है। फिर यह क्या, हाउ इट इज एन इम्पैक्ट, गरीब पर क्या हो रहा है, अमीर पर क्या हो रहा है, लॉन्ग रन पर क्या हो रहा है। इसके जो मॉडल जाएगा तो जो नई नस्ल आएगी वो देखेंगे। यहाँ तो ये होता है कि अब चपरासी से लेकर ऊपर तक ये जनाब हिज एक्सीलेंसी ये नवाज शरीफ की ये कारकर्दगी है कि हर जगह उसने एक लिफाफा स्टाइल अख्तियार किया हुआ है, कोई काम करना है नहीं है। अब मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, क्योंकि आई हैव बीन आल्सो गॉन थ्रू विद दिस थिंग। अगर आपको कोई नहीं जानता, आपकी किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो सीधा पहले तो होगा थानेदार की मर्जी, चाहे आपको लंबा डाल दे तो चाहे आपको 1 हफ्ते अंदर रखे। अगर वाकफियत है तो शाम को घर और सॉरी कहेंगे, और अगर आप आपके अगेंस्ट है तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी 5 दिन थोड़ी वास्ते ऐसा हो रहा है, चित्रोल करांगे, जो मर्जी करा लो, विटनेसेस क्रिएट कर लें। वो पिछली भी कोई पड़ा हुआ ना मटेरियल वो भी उसमें ठोंस देंगे। वो जी शायद हमारे जुडिशल सिस्टम को गवर्नमेंट फौरी तौर पर कैसे ठीक कर सकती है, क्या आपके पास इसका कोई शॉर्टकट है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। लेकिन सवाल ये है कि मैं ये अगला आखिरी पेज आप निकालें, ये बड़ा ज़रा समझने वाली बातें हैं। ये यूं नहीं कि मैंने बात कर दी तो बात ख़त्म हो गई। चीज़ ये है, रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अजीम बनाया, अगर अपना नायब बनाया तो नायब को अकल भी दी है। ये जितनी भी प्रॉब्लम है खुद साख्ता हैं, मेक इट क्लियर, ये सब हमारी खुद साख्ता हैं। नेचर इज़ वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट, 2 and 2 4। ये हमारे यहाँ है। वो जो मैंने इंसानी आपको फितर बताई है कि टेम्पटेशन दिस दैट, इतना कुछ होने के बावजूद या एक में ये सोचिएगा कि इन लोगों ने कितना इकट्ठा कर लिया, कितना और इकट्ठा कर लेंगे, कितने ये और ट्रिलियन ये कर लेंगे।
यार कभी ये नहीं सोचा कि हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा? काश ये कुछ सोच लेता तो आइए नौबत ना आती। तो आइए हम उसकी तरफ आए, अपना प्रॉब्लम एनालिसिस की तरफ। वो जो आपको चार्ट दिखाया था ना जी, अब इसका आप वो देख रहे हैं जो आखिरी हिस्सा है। मैंने बताया था ना प्रॉब्लम एनालिसिस, पहले तो वहाँ लिखें प्रॉब्लम क्या है। योर प्रॉब्लम शुड बी प्रिसाइज। ये नहीं कि आपने करना कुछ है तो सवाल कुछ कर दिया है। अगर तो आपका ये है जी कि हमने जुडिशरी को आज़ाद और एक न्यूट्रल बनाना है, तो फिर उसको ये रखेंगे कि हम न्यूट्रलिटी को स्टडी करेंगे। और अगर ये होगा कि इन गंदे लोगों को कैसे निकालना है, तो फिर वो गंद लोगों को वन, क्योंकि डिपेंड्स ऑन व्हाट योर क्वेश्चन और किन लोगों से है। फिर जब किन लोगों को पास है ना, तो यार कितनी ट्रेजेडी है कि इस जुडिशरी, इस लॉ सिस्टम के अंदर कोई रिसर्च सेल नहीं, कोई एकेडमी नहीं, कोई ऐसी पावरफुल अथॉरिटी नहीं को जो इसका रिपीटेडली सिस्टम को स्टडी करे, इनके कोर्सेज, ट्रेनिंग, इसके एडमिशन, इनके कंपटीशन एग्जामिनेशन, इनकी सिलेक्शन, इसकी प्रमोशन, इसकी डिमोशन, इसका दिस, इसका दैट, कोई सिस्टम ही नहीं है। मुड़ गुड़ के उन्हीं लोगों को पावर दी हुई है जो ऑलरेडी इन पावर है। वो चीफ जस्टिस साहब ये कर देंगे, चीफ जस्टिस साहब ये कर देंगे। अगर चीफ जस्टिस ही वो आपके लाहौर के किसी के पॉइंट हो, कोई इतवार के दिन भी वो बेल ले लेता हो और आपको मुजरम को बाद दौड़ा दें तो वहाँ ना आए और अगले दूसरे को तैयार कर रहे हैं, तुम भी निकलो, तुम भी निकलो, यार फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं? तो आइए अब जब इसका एनालिसिस करेंगे तो इसमें पहला सवाल ये आएगा, देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग एकेडमी फॉर कॉन्स्टेंट इंप्रूविंग द लॉ, जुडिशियल सिस्टम, लॉयर कंडक्ट। ये पहला है। अगर लॉयर का कंडक्ट ही नहीं ठीक तो अपने पेशे की क्या बदनामी हो रही है आए दिन। आपने देखा, मैं जो भी बात कर रहा हूँ मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो देख रहे हैं वो जान रहे हैं जो कुछ हुआ है, जो तोड़ फोड़ होता है, किस इन्होंने प्रेशर ग्रुप बनाए हुए हैं अपनी मर्जी के, और बाजू का इनको फैंटी भी लगा देते हैं जजेस को मैं बड़ा कुछ देखता रहता हूँ। इसके बाद आता है देयर शुड बी हाई एम्पावर्ड सिलेक्शन, प्रमोशन, demotion and I mean discharging system, and there should be 7 members मुराद ये ना हो कि 3 इधर थे 3 इधर थे जी, फिर अगला एक और बना दिया, क्या कहते हैं, एक और बेंच बन गए। यहाँ तो बेंच ही बेंच है, पता नहीं कितने तो सब बेंच वहाँ बना रखे हैं, एक बेंच टूटता है दूसरा रख देते हैं, आ जाओ जी। इसके बाद आ जाते हैं और उसमें एक्सपर्टीज हो हर फील्ड के, सिर्फ ये नहीं कि जजेस हों, और इसमें एजुकेशनिस्ट भी हो सकते हैं और कई, और रेपुटेशन करेक्टर वाले लोग हों जो कि अपॉइंटेड बाय द प्राइम प्रेसिडेंट हो, कि चीफ जस्टिस साहब के आन से ना हो, क्योंकि तो फिर वही अपना ग्रुप ले आए, इनके अपने ग्रुप पे हैं वहाँ पर, आराम से सुनिएगा। तो फिर इससे ये होगा कि कम से कम उधर एकेडमी बन गया, इधर परमानेंट सिस्टम हो गया, इधर ट्रेनिंग होनी शुरू हो गई। फिर इसके बाद है देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एग्जेम्पलरी एक्शन on misconduct or abusing power for favor benefit certain class party। तो उसके लिए कोई आप वो कहें ना एग्जाम्पली पनिशमेंट दें कि दुनिया देखे कि ये हुआ है, ये इसको कहते हैं जस्टिस। ये नहीं है जो ईसा साहब वाला साहब के जो आगे सब भी हैरान है कि अपने बंदे अपनी, यानी कि अपनी रेवड़ियां अपने बंदे थे अपने तकसीम करो। फिर कमाल की बात है, वो एक आदमी अंडरस्टूड है, उसने अदीबिया में कई केसेस में उन्होंने क्या किया, उसका बिहेवियर क्लियर कट है। अगर वो उसने पैसा कहीं बताना, जिन्होंने पैसा देना होता क्या आपके। सर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में शुमार होता है, फिर भी एक शरीफ आदमी को इंसाफ मिलता कहीं दिखाई नहीं देता। देखिए मेरे दोस्त, आपने बड़ी टची बात कही है। वो ये रहा है कि ये एक बिजनेस हो गया है और बिजनेस बड़ा एक यानी कि एक चला आ रहा है ब्रिटिश सिस्टम से। तो इसमें ये है कि वो कहते हैं कि इसके अंदर लूप होल इतने हैं। मिसाल के तौर पर किसी को आपने मुजरम हो भी गया है तो उसको किस तरीके से आपने खुदा आपका भला करे बेल देनी है, बेल को कैसे लंबा करना है, इसके बाद फिर उसके जो है तारीखें किस तरह बढ़ानी है, फिर किस तरीके से गवाहों को लाने जाने में चक्कर पड़ा। तो इस तरीके से उसको कॉम्प्लिकेटेड करके उसको सेविंग के लिए टाइम देते हैं ताकि डिले होकर जस्टिस खत्म हो जाए। दूसरी तरफ ये गरीब आदमी तो पिस गया, एक दफा कहीं फंस गया तो वो तो सिर्फ आपके थानेदारों
और ये रीडरों के चक्कर इससे नहीं निकल सकेगा। होता ये है कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, इन्होंने जो रीडर रखे होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ग्रुपिंग की होती है। इसके अलावा जो हाई लेवल पर बातचीत होती है, मैं उसका जिक्र करूंगा जरा आगे जाकर। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब ये महंगा तरीन सिस्टम है। एक आदमी फंस गया, उसकी जायदादें खत्म हो गई, गरीब आदमी की, वो सड़क पर आ गया, जो अमीर है उससे बेनिफिट ले लेता है। आखिरी नुक्ता जो इसमें काबिल गौर है, आखिरी नुक्ता वो ये है, ये जो वकील हजरात होते हैं ये इतने मशहूर, इतने महंगे और इनके इतने लिंक होते हैं, उन्हें पता होता है कि फलां जज है, उसके पास ये कौन सा हमने वकील करना है, उसकी क्या वैल्यू है, उसके कितने पैसे हैं और उसके नाम ही का क्या असर होगा। फिर बार के अंदर स्पेशल एक प्रेशर ग्रुप है जो कि इन लोगों को, यानी कि उनका एक किस्म के टूल्स हैं ये एक दूसरे के, और कहने को कहेंगे जस्टिस जस्टिस जस्टिस। आपने गौर नहीं किया यार कितनी बेहरमती हो रही है लॉ की, लॉयर की। किसी जमाने में वकील का नाम, इस खानदान में वकील है, लोग फख्र से खड़े हो जाते थे, और अब ये शर्मिंदा होते हैं कि सर हैरान कुन बात यह है कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को बहुत रिलीफ मिल जाता है, खास तौर पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। इनकी कैसे ये बेलें हो जाती हैं और किस तरह ये लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं, खा उसने कितना ही मुल्क को क्यों ना लूटा हुआ हो। सर ये खून के आंसू मैं भी रो रहा हूँ, आप भी रो रहे हैं, ये तमाम कौम रो रही है। एक पूरा एक गैंग है। मैं जरा आप थोड़ी सी गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा टाइम फैक्टर होता है। देखें कि ये लोग जो कि इन पावर आते हैं, ये किन्होंने सिलेक्ट किया है, मैं पिछली दफा भी कह रहा हूँ। इसके अलावा फिर ये जब वो आ जाते हैं, उन्हें इन पावर इन ऑल होते हैं, तो उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो उन्हीं की तरह के हों और उस पार्टी उस धंधे के साथ चलते रहें। इसमें एक ऐसा शख्स है, मेरा उससे ज़हन से निकल रहा है, वो चौधरी साहब थे, चौधरी इफ्तिखार साहब। वल्लाह को निराली चीज थी, वल्लाह उसे इतनी तबाही मचाई इस मुल्क की, वो खुदा बना बैठा था कि उसने सल्तनतें खत्म, हुकूमतें खत्म कर दी, और वो इनका खास पिट्ठू किस्म के लोगों का था जो इसे लेकर आए। फिर जब वो लेकर आए तो उन्होंने उसके मुराद इतनी बढ़ा दी हैं, अगर इनकी मुराद देखें आप हैरान हो जाएं। पेंशन के बाद ये बादशाह अजीम हो जाते हैं, मुल्क छोड़ जाते हैं, अयाशी करते हैं, मुल्क का भट्ठा गुल करके, गलत डिसीजन करके, और बाकी लोगों को तबाह करके। और सब ने उसके दौर के लगवे 16 एक ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इसमें हैं। तो क्या आप समझते हैं वो किस किस्म का शरीफ आदमी था, वो कैसा जी बिल्कुल, उसने उसका तकरीबन करता था। 32 वकला को जज अपॉइंट किया था, और वो हाँ अभी भी अपनी अपनी सीट्स पे सर्विस सर अंजाम दे रहे हैं। हाँ बहुत से नाम नहाद जजेस भी हैं जो खास तौर पे नून लीग को फेवर देते हैं सर। सर, ये मैं जरा थोड़ा सा आवाम के लिए बता रहा हूँ यार, खुदा के लिए अकल के नाखून खोलो। कितनी उम्र सोए रखोगे, दुनिया कहाँ की कहीं चली गई, वही पुरानी डुगडुगी बजा रहे हो। इन लोगों ने, दोनों ने आकर वो जुल्म खुदा किया है कि आप सोच नहीं सकते। 18th अमेंडमेंट, मैं जी पंजाब का मैं बादशाह हो जाऊंगा तो सिंध का तुम हो जाओगा, तो जाओ भाड़ में बाकी सारे। वो उनको इंटेग्रेट ही नहीं होने देते, यूनिटी नहीं होती, गवर्नमेंट चल नहीं सकती। फेडरल गवर्नमेंट एट द मर्सी ऑफ दीज 18th अमेंडमेंट पर है। तो एक मुल्क में कई 4 मुल्क इन्होंने बना के रख दिए कि ये बने ही ना, यानी कि ये टूटा फूटा हो तो हमारे हाथ में ना। बट वो एक और इसकी बात सुन ले कि इन्होंने ऐसे कानून बनाए कि जिसमें कि इनकी जो ग्रुप एक दफा आ गया तो उनकी पुष्टपनाई करता रहेगा, वही प्रमोशन करता है, वही इनको आगे भेजता है, वही इनको सिलेक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि खास किस्म का जो ग्रुप है, गैंग है, वो आगे आ रहा है। और फिर वो कौन सी की पोजीशंस, चीफ फेडरल की और ये सूबों की। गजब खुदा का ये कि अगर आप इसका सिर्फ एनालिसिस करें, ये जब से गवर्नमेंट आई है, तो आप कोई ऐसा कानून मुझे बता दें जो इनकी फेवर में ना हो। अगर फेवर में नहीं भी तो फिर उसको बेल दे दी। बेल के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, फिर वो आ जाते हैं अल्लाह गुलाब, देखो ना जी हम पर जुल्म। वो एक काकी सी आ जाती है, उन्हीं की है, वो ये समझती मेरे बाप की जायदाद थी, हमसे ले लिया, हमें वापस दो। आगे उसकी बात सुने, आगे फिर उसका क्या होता है, फिर ये कहते हैं कि देखे ना ये हमें साबित नहीं कर सके। गौर की बातें सुनने के काबिल है, और उनको चलने नहीं देना। यूं ही वो हुकूमत चलने लगते हैं। तो मेरे खिलाफ, मेरे हिसाब से जितना इसने क्रिपल्ड किया इस डेमोक्रेसी को, इस प्रेजेंट हुकूमत ने चलने नहीं देना। इमरान खान साहब 3 ग्रुप हैं जो आपको कभी नहीं चलने देंगे। एक तो ये जो पटवारी हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर उस वक्त के लगाए हुए हैं,
वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुल्क चले। जो ही आप कहेंगे वो कोई ना कोई किसी तरीके से आपके खिलाफ एक्टिविटी कर। नंबर 2, ये आपके जजेस हजरात है, जो ही आपने ज़रा कुछ एक्शन लेना है उन्होंने कोई ना कोई फलाने से लग कर यूँ होकर यूँ हो गया, यानी कि अंदाज़ा करें वो ये वांट टू प्रूव कि वो यू आर राइट, चोर उचक के राइट थे, अगर कोई ठीक आदमी करने वाला तो ये रॉन्ग है। इट इज़ अ ट्रेजेडी, अल्लाह ताला माफ़ करे, क़यामत नज़दीक आने वाली। सर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये अंग्रेज का बनाया गया निज़ाम हमें दिया गया है और ये हमारे कल्चर के साथ मैच नहीं करता, तो किस तरह इसकी अमेंडमेंट की जाए कि ये हमारे कल्चर के साथ छूट भी करे और हमें इंसाफ मुहैया हो। वो तो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और नुक्ता मुकाबला आपने पिछली दफ़ा मुझसे पूछा था, मैं बता नहीं सका। अमेरिका के अंदर जो इस किस्म के जजेस हैं उन पर किस किस्म की पेनल्टीज होती हैं, वहीं अरेस्ट कर लेते हैं जजेस को, और फिर अगर वो गलत किस्म की फेवरेटिज्म करने वाला कोई वकील होता है तो उसका तमाम जितना खर्चा है वो हुकूमत को उसे पे करना पड़ता है। तो यहाँ वकीलों से क्यों नहीं पूछते जो ये इस किस्म की हरकतें हो रही है? सर ये है कि ये एनालिसिस करना और उसको समझने के लिए लाजमी है। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट टची पॉइंट, जो आप बार बार मुझसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने इससे पहले आपको जो आपने दिखाया लोगों को पेज नंबर 3, उसमें मैंने उसका डायग्नोस टेक्निक बता दिया। कोई भी जी जिसके अंदर अकल है और कोई भी जी रूह है, वो उसको देखकर एनालिसिस कर सकता है कि ये फलां आदमी क्या है और उसका ये और ये क्यों ऐसा हो रहा है। अब मैं आ रहा हूँ उसका एक कलेक्टिव, मैं से उसका हल दे रहा हूँ। देखिए, लॉ ऑफ साइकोलॉजी का ये कहते हैं, वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज विद इन द प्रॉब्लम। ये मेरा ईमान है, लिहाजा मैं उस चीज़ को मद्देनजर रखकर आपको 2 टुकड़ों में बता रहा हूँ। एक तो मैंने बताया कि सिस्टम यूं करें तो ठीक हो जाएगा। आइए जी, एक पहला होता है प्रॉम्प्ट एक्शन। साइकोलॉजी में कहते हैं प्रॉम्प्ट एक्शन में फौरन ठप देख करो, 1 मिनट न लगाओ। तो मेरा प्रॉम्प्ट एक्शन क्या है? नंबर 1, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ जजेस विद इन प्रोविंसेस। जहाँ जहाँ ये लगे हुए हैं उनको प्रोविंसेस में करें, ये ताकि लाहौर सिंध दिस एंड दैट, ताकि वो दूसरा ये एक स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी एट ईच लेवल ऑफ प्रमोशन। जो भी हो रहा है प्रमोशन जो वो उसकी सीनियरिटी पर ना हो, उसकी परफॉर्मेंस पर हो। ये बहुत से लोगों की छुट्टी हो जाएगी, वो जो लेकर बैठते ना ड्रीम, मैंने भी एक दिन चीफ बनना है, उसको पता चल जाएगा तुम्हारे तो करतूत इतने, तुम्हारे तो अंदर ये हिस्ट्री इस किस्म की आ रही है, लेकिन मैं वहाँ चला तो नहीं सकता। मेरे पास जो ABC अल्लाह ने दिया आपको, देखो आप लोगों का हक है। तीसरा ये इसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ, क्योंकि इनकी जो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। इन एक दफ़ा आ गए तो आया, इनके पास नॉलेज है, इनका अवेयरनेस है, या एजिंग की वजह से इनका दिमाग ही ख़त्म है, बस दिया सुना और काम चालू किया। वो जो फलां रेफरेंस से ये मिलता फलां, इसके बाद अगला, ये देखें मेरी बातें हैं, ये आप इसको मैं आपसे इल्तिजा करूँगा, मेरे जो पढ़े लिखे हज़रात हैं, ये नई नस्ल है, उसको बता। फिर प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन कंप्लेंट्स बाय प्लेसिंग देम OST स्टिल डिसीजन, और हम उस वहाँ से डिटेल करें, OST बने, ऑफिस ऑफ स्पेशल ड्यूटी, उसको काम ले लेकिन उसको नज़दीक ना आने दे। फिर उसके बाद कीप ऑन चेंजिंग विद इन सर्व स्ट्रक्चर टू कट बार प्रेशर। बार का प्रेशर कोटना पड़ना है आपको, वरना ये आ जाएंगे, ओ जी ये कौन होते हैं, हम जी ये करने वाले हैं, हम जी ये कर, उसके खिलाफ स्ट्राइक कर। ये मेरा नुक्ता ज़रा समझे, इसको समझने की ज़रूरत है। वो नुक्ता ये कहता है, अगर ये जस्टिस है भी, कोई भी जज है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको हाई कोर्ट में ही फिक्स रखा जाए, ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचों पर बैठा जाए, उसको आप इनको इंटर सिस्टम में चेंज करते रहें, ताकि एक उनके पास तजर्बा हो, ताकि वो जो ग्रिप है ना, मेरी ग्रिप समझने की कोशिश, ग्रिप ये है कि ये जज जहाँ बैठा है, ये बार के फलां बंदे इसके साथ हैं, ये फलां चीज़ यूँ है और ये इस तरीके से ये मनूवर होनी है। तो ये जो है ना परमानेंट मनूवर, जो स्कंजा हमारे दिमागों पर छाया है, प्लीज़ इसके लिए करना होगा। अब आइए नंबर 2, अब मैं ये आपको वो बता रहा हूँ, ये जो मैंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया ना, फौरन आज ले लें। आई बैठ यू, मैं भी बैठा हूँ और आप भी बैठे हैं, 3 महीने के बाद देखना होता क्या है। सबके आंखों तारे क्यों? वो जो है ना, जिन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने किस वक्त इस्तेमाल करना है, सारे भाग गए, और अब 2-3 हैं वो भी भागना चाहते हैं, और ऐसे ऐसे टेक्निक
तो आदमी भी हैरान। और मैं ईमान से बताऊं, शर्मिंदगी होती है जहाँ इस चीज़ों पर बात करते हुए। लोग हमारा बहुत मजाक उड़ाते, बड़े मुसलमान हैं जी, बड़े दिस हैं जी, बड़े दैट हैं, बड़ी सुपर पावर बनी फिर रहे हैं। तो इनका अंदर का हाल तो ये है कि इनसे जजेस इनके काबू में नहीं। वो बेचारा वो ये इमरान खान इज एट द मर्सी ऑफ दीज सर्कमस्टांस, उसके पास मेजोरिटी नहीं है, जजेस उनकी फेवर में है। उसके अलावा जो आपके हैं सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वो कुछ करने को तैयार हो, कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करो। महंगाई उसने तो जाके नहीं करी, हर चीज़ उसके सिर में मार देते हैं। महंगाई तो उन्होंने करनी, जिन सीटों पर बैठे हैं मजिस्ट्रेट ये दिस एंड दैट, वो वहाँ सीटेंगे नहीं। और आखिरी जो नुक्ता मैं भूल गया था, यही जो है ना ये ग्रुप, इसके पीछे वो लोग हैं जो रिच हैं, बिजनेसमैन। ये जो है ना माजे गामे लाहौर के, ये क्यों उसके पीछे हैं? वो उनको छूटे देते था, वो उन्हें देते थे, तो ये धंधा बड़ा लंबा चल रहा था। तो लेट अस कम टू द, ये जो मेरा आखिरी हिस्सा है, मैं इसको जरा सामने रख लूँ ताकि आई शुड टॉक टू द पॉइंट। हमारे पास टाइम बहुत चला गया। देखिए ये जो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं परमानेंट एक चेक लिस्ट एंड प्लानिंग दे रहा हूँ। देखिए ना, काम तो इनका है ना, ये रिसर्चें कराएं, अकेडमियाँ बनाएं, ये सारा कुछ करें और सारा कुछ हो, नए टेस्ट बने, नए कंडीशन, और हर लेवल पर चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर तो एक तरफ है लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी है। पहली बात तो ये स्ट्रिक्ट एंट्री हो, हर एक नहीं दाखिला ले, जो पीछे मैंने बताया। इससे बाकी MBBS से दूसरी चीज़ों में बड़ा कंपटीशन होता है, इसमें कंपटीशन में लोग लें ताकि सही है। एंड ट्रेनिंग लॉयर, नए ट्रायर की इतनी सख्त हो कि वो बार बार उस लाइसेंस को रिन्यू करने के बाद तीन साल के बाद या 2 साल के बाद उन्हें फिर ट्रेनिंग होनी पड़ेगी, ताकि रिन्यूअल तब होगा लाइसेंस का। ये नहीं कि एक दफ़ा ले लिया तो मरने तक जी लटका दिया जी मैं तो एडवोकेट हूँ। कुछ आप वो लोग भी अपने काले कोट की इज्जत भी तो करें ना। अब ये तो नहीं हम बात करते रहे कहेगा तू कौन होता है जी, हम हैं, क्योंकि हम आर पार्ट ऑफ दिस पब्लिक, आई कैन आस्क एनीथिंग। नंबर 2, सिलेक्शन सिस्टम जो IAS भी क्वाड की तरह हो, वहाँ जाए, पर्सनैलिटी हर चीज़ टेस्टिंग हो, फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो, फिर उसके बाद इम्तिहान हो, फिर उसके बाद उनको दिया जाए, फिर उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। यानी कि हर स्टेप को ऊपर चढ़ने के लिए, जज के ऊपर तक पहुंचने के लिए 10 लेवल होने चाहिए इसके। जिस तरह आर्मी में होता है ना, एक आदमी आ जाता है एज ए लेफ्टिनेंट और जनरल जाने तक वो 10 या 12 चढ़ाइयों में से निकल के ऊपर चलता है, तो फिर वो जज बने। ये नहीं कि मैंने लिस्ट भेजी, इनको चुनो, भाई मोहम्मद सैन के बंदे हैं, इनको फिट करो क्योंकि जी उन्होंने ये किया था, इनकी नस्ल के साथ उनका ये ताल्लुक है। इसके बाद ये है करंट कांस्टेंट ट्रेनिंग इन समर वेकेशन में इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको पढ़ाया जाए। और रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। नए वो जो आप कह रहे थे ना कि ये ब्रिटिश सिस्टम है, तो पाकिस्तानी कल्चर को रखकर, पाकिस्तानी इकोनॉमी को, पाकिस्तानी इस्लामिक कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखकर, हमारी हेरिटेज जो है उसको मद्देनजर रखकर इसमें करेक्शन आनी चाहिए। लकीर के फकीर मत बने। हाँ जी, इसके बाद आ जाता है रेगुलर चेंज ऑफ स्टेशन आफ्टर 2 ईयर। चाहे वो जो भी आ जाता है ना जिस पर सेशन जज पर, हर 2-3 ईयर का उसको स्टेशन चेंज कर दो, क्योंकि अगर वो वहाँ पर रहेगा तो एक ग्रुप बना लेगा जो कि एक नासूर की तरह आपके अंदर चलता रहेगा और वो एंड तक वो लेकर जाए। और आखिर में ये एब्रप्ट स्क्रूटनी ऑन सिलेक्टेड केसेस, कुछ सिलेक्टेड केसेस ले लिया एकदम से, और उसके लिए मैंने देखा वो पिछले चीफ जस्टिस साहब थे, तो उन्होंने कई एक जगह पर एब्रप्ट जाकर चेक करते थे इसकी छुट्टी करो। यार कौन करेगा ये? मेरे पास तो पावर नहीं है, मेरे पास तो ये अल्लाह ने ज़बान दी है, ये कुरान शरीफ है। यार मौला ने क्या आपको दिया और आप क्या कर बैठे? तो मेरे दोस्त कहने का मतलब है ये कोई निराली या नई चीज़ नहीं है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरा, अगर कहें तो आज का आखिरी जो आपको पैगाम है, मेरे दोस्तों, मैंने भी मर जाना है, आपने भी मर जाना है, दुनिया चंद दिन की है, कितना इकट्ठा करोगे? 30वें सिपारे में लिखा है कितने इकट्ठा करोगे? ये रात को आज कोरोना इनको पकड़ जाए तो मियाँ साहब के नारे बजनगे, नारे अगे बजने, फिर आगे वो जाके वो पूछा जाएगा ये ग्रुप ले आओ, रोज़ा जन्नत में जाएंगे, ग्रुप जा रहे होंगे, इसका हेड कौन है जी? कहाँ है? कमाल नहीं है आपके कि इन लोगों ने ऐसा नचाया, ऐसा हमारी बेवकूफ़ कौम है
एक तो वहाँ क्या उसका स्क्रैप से होता हुआ बादशाह बन गया पाकिस्तान का, और दूसरा टिकटें ब्लैक करता करता एक्सपर्ट ऑफ द वर्ल्ड, बस पैसा इनके पास आ गया। और बाकी हम तो सारे बेवकूफ़ के बेवकूफ़ हुए ना, वो हमसे सियाने निकले। क्यों? उन्हें पता मदर पिदर आज़ाद, जितने तक खाओ पियो ऐश करो, ना लेना एक ना दो। नंबर 2, फिर 2 से एक चीज़ ज़हन में रखें, खुदा की पकड़ बहुत बुरी होती है, जिसको पढ़ता है अल्लाह ताला मैं डील देता हूँ। अब ये देखें किस तरह ये भागे हुए हैं, रूट के तो ले गए और ये यहाँ बैठ ही नहीं सकते, लेकिन बशर्ते कि ये जो हमारी सोई हुई अकल वाली कौम है, खुदा के लिए उनको आंखें खोले कि यार तुम्हें ये करते रहे हैं, तुम्हारा सबको लूट के चले गए। महंगाई इसने नहीं की, महंगाई की बेसिस कुछ और है। तो एंड पर मेरा एक पैगाम है जो कि बड़ी तकलीफ के साथ मैं नए लोगों को दे रहा हूँ, नई नस्ल में जो उनसे उम्मीद है, कि पुराने हैं तोते नहीं पढ़ते, मैं क्या करूँ। लेकिन नई नस्ल आपकी बड़ी स्मार्ट है, तो उनके लिए मेरा एक पैगाम है कि अल्लाह ताला आपको मजबूत करे। क्यों? कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कैद आजम की तड़प रही होगी, यार मैंने किस तरह ये मुल्क बनाया, किन लोगों के हाथ आ गए। कैद आजम रहमतुल्लाह को नहीं पता था कि मेरी मुस्लिम लीग का नाम यूं बदनाम होगा। वो मुस्लिम लीग और थी, एक मुस्लिम लीग नून है, शीन है, काफ है, सीन है, स्वादा रे है। यानी कि मजाक देखो, मुस्लिम लीग क्या थी, मुस्लिम लीग का कायद क्या था। वो सका सुरा दुबला आदमी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करे इस मुल्क के लिए, और ये खा खा के पी के मोटे, और जी मुझे अभी कुछ हुआ। यानी क्या ऐसे बेवकूफ़ कौम को बनाया। या इलाही इन जजों को राय रास पर लगा। उन्हें भी पता होना चाहिए, वहाँ किसी ने ये नहीं पूछना कि आप योर एक्सीलेंसी, वो कहते नहीं आओ जी लंबी लाइन पे आ जाओ, कितने 20 का 100। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इस मुल्क के लिए। बड़े खूबसूरत मुल्क है ये। 8th अमेंडमेंट ये करके जो टुकड़े किए उनको इकट्ठा करो। आमीन सर, मैं आपकी इन बातों से एग्री करता हूँ। व्यूवर्स, आप देख रहे थे सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन, और हमारे साथ थे अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्राम USA, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।